हेलो एवरीवन, वेलकम टू मेधा गुरु। आज आप लोग जैसा कि देख सकते हैं हम पढ़ेंगे न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, न्यूटन के लॉज मोशन के। ठीक है, तो उनके बेसिकली 3 लॉज ऑफ मोशन है। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, सेकंड लॉ ऑफ मोशन एंड थर्ड लॉ ऑफ मोशन। उसको हम आज पूरे डिटेल में देखेंगे। उससे पहले हम थोड़ा सा उसका बैकग्राउंड स्टोरी समझेंगे कि फोर्स क्या होता है, मोशन क्या होता है, एक्सेलरेशन क्या होता है, जो कि उनके लॉज में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। तो आज हम ये सब देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो टॉपिक हम देखेंगे कि हाउ फोर्स एंड मोशन आर रिलेटेड। फोर्स और मोशन कैसे रिलेटेड होता है, फोर्स और मोशन किस तरीके से आपस में रिलेटेड है। दूसरा देखेंगे कि व्हाट डिड आइजैक न्यूटन ऑब्जर्व, आइजैक न्यूटन ने क्या ऑब्जर्व किया, फोर्स की वजह से क्या क्या इम्पैक्ट होते हैं बॉडी में या ऑब्जेक्ट में, क्या क्या उन्होंने ऑब्जर्व किया, ये देखेंगे। फिर लास्ट देखेंगे कि व्हाट आर द 3 लॉज ऑफ मोशन। फिर लास्ट में हम देखेंगे कि क्या क्या लॉज ऑफ मोशन है और उसको एकदम डिटेल में स्टडी करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्या है, फोर्स एंड मोशन। फोर्स क्या होता है, मोशन क्या होता है। सबसे पहले हम मोशन समझते हैं कि मोशन क्या होता है। मोशन का मतलब होता है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट एक प्लेस से दूसरे प्लेस जा रहा है विद द पैसेज ऑफ टाइम, मतलब अगर कोई ऑब्जेक्ट अपना पोजीशन को चेंज कर रहा है विद द पैसेज ऑफ टाइम, देन द बॉडी इज सेड टू बी इन मोशन। ठीक है, और रेस्ट इसका ऑपोजिट हो गया। रेस्ट का क्या मतलब हो गया कि अगर कोई ऑब्जेक्ट अपना पोजीशन को चेंज नहीं कर रहा, मतलब अगर वो अभी इस पोजीशन पे है तो आफ्टर सम टाइम वो अपना पोजीशन यहीं रखा, वो अपना पोजीशन को चेंज नहीं किया, देन द ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन रेस्ट। और ऐसे ऑब्जेक्ट को हम लोग स्टेशनरी ऑब्जेक्ट भी बोलते हैं। ठीक है, तो फोर्स और मोशन कैसे आपस में रिलेटेड होता है। मोशन क्या होता है कि an object changes its position with the passage of time, but force is what, force is the cause of motion। मतलब मोशन क्यों हो रहा है, फोर्स उसका रीज़न है, उसका वजह है। फोर्स इज़ what causes an object to move or to stop moving। मतलब अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो उसको रोक देना, दैट इज़ फोर्स। और अगर कोई ऑब्जेक्ट रुका हुआ है तो उसको मोशन में लाना, दैट इज़ फोर्स। ठीक है, तो फोर्स समझ आया, मोशन समझ आया। नेक्स्ट थोड़ा सा समझते हैं फोर्स। फोर्स क्या होता है, फोर्स होता है मास इनटू एक्सीलरेशन। राइट, फोर्स इज मास इनटू एक्सीलरेशन। ये क्यों होता है, ये अभी जब हम न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे कि फोर्स का जो ये फॉर्मूला है वो मास इनटू एक्सीलरेशन क्यों है। अभी बस इतना समझते हैं कि फोर्स 2 चीज़ों पे डिपेंड कर रहा है, एक मास पे डिपेंड कर रहा है, एक एक्सीलरेशन पे। मास क्या हो गया कि कोई चीज़ कितना हैवी है वो हो गया उसका मास, तो उसके हैवीनेस पे ऑब्वियसली फोर्स डिपेंड करेगा। अगर वो ज़्यादा हैवी रहेगा तो हमें ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, अगर कम हैवी रहेगा तो कम फोर्स लगाना पड़ेगा। इसीलिए फोर्स इज इक्वल्स टू मास और इनटू एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन क्या है कि फोर्स, अगर हम ज़्यादा फोर्स लगा रहे हैं तो कोई भी बॉडी ज़्यादा स्पीड से बढ़ सकता है। एक्सीलरेशन क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड। एक्सीलरेशन होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड, मतलब स्पीड किस रेट से चेंज हो रहा है उसको कहते हैं एक्सीलरेशन। तो अगर किसी बॉडी में हम ज़्यादा ज़ोर से फोर्स लगाएंगे, ज़्यादा फोर्स लगाएंगे तो उसका स्पीड ज़्यादा होगा, और अगर किसी बॉडी में हम स्लोली फोर्स लगाएंगे, मतलब कम फोर्स लगाएंगे, थोड़ा सा फोर्स लगाएंगे, तो उसका एक्सीलरेशन या उसका स्पीड कम होगा। तो फोर्स हो गया मास इनटू एक्सीलरेशन। अगर हमसे पूछा जाए कि फोर्स का एसआई यूनिट क्या है, सबको पता है फोर्स का एसआई यूनिट क्या है, SI यूनिट ऑफ फोर्स इज न्यूटन। राइट, न्यूटन है SI यूनिट। लेकिन अगर हम इस न्यूटन को बताएं, अगर हम ये बताना चाहें कि फोर्स का यूनिट कैसे हम लोग डिराइव कर रहे हैं तो थोड़ा समझते हैं। फोर्स होता है मास इनटू एक्सीलरेशन। ठीक है, मास का SI यूनिट क्या है, मास का SI यूनिट है kg। राइट, kg। और एक्सीलरेशन क्या होता है, चेंज ऑफ स्पीड, रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड। थोड़ा सा देखते हैं ना, रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड मतलब फाइनल वेलोसिटी रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड मतलब स्पीड अपॉन टाइम बोल सकते हैं, स्पीड अपॉन टाइम। ये क्या है, एक्सीलरेशन। तो स्पीड का यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड और टाइम का सेकेंड, तो मीटर बाय सेकेंड स्क्वायर। तो एक्सीलरेशन का यूनिट क्या हो गया, मीटर अपॉन सेकेंड स्क्वायर, मतलब मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये हो गया एक्सीलरेशन का। तो फोर्स का यूनिट अगर हम निकालेंगे तो क्या होगा,
kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और इसी चीज़ को कहा जाता है न्यूटन। क्योंकि न्यूटन ने इसको इन्वेंट किया, इसका खोज किया, तो इसीलिए उनको रिस्पेक्ट देने के लिए हम लोग फोर्स का ऐसा यूनिट को क्या मान लिए, फोर्स का ऐसा यूनिट मान लिए न्यूटन। ठीक है, फोर्स क्लियर है, मोशन क्लियर है, ये क्लियर है। अब हम देखते हैं कि उन्होंने क्या ऑब्ज़र्व किया, सर आइजैक न्यूटन ने क्या ऑब्ज़र्व किया। उन्होंने पहला चीज़ जो ऑब्ज़र्व किया वो है फोर्स कैन एक्सिलरेट अ बॉडी। फोर्स क्या करता है, किसी भी बॉडी को एक्सिलरेट कर लेता है। एक्सिलरेट करने का मतलब क्या होता है, अभी मैंने बताया। एक्सिलरेशन क्या होता है, स्पीड में बढ़ना या स्पीड का घटना, दैट इज़ एक्सिलरेशन। ठीक है, तो स्पीड का बढ़ना इज़ एक्सिलरेशन। अगर कोई भी बॉडी है उसका स्पीड बढ़ रहा है, राइट, अगर उसका स्पीड अभी मान लो 5 मीटर पर सेकेंड है, फिर थोड़ा टाइम हुआ, फिर उसका स्पीड मान लो 5.2 मीटर पर सेकेंड हो गया, उसके बाद उसका स्पीड हो गया 7 मीटर पर सेकेंड। तो इस तरीके से हर पॉइंट ऑफ टाइम में जो स्पीड का इंक्रीमेंट हो रहा है दैट इज़ एक्सिलरेशन, एक्सिलरेट हो रहा है। दूसरा है फोर्स कैन डीसेलरेट अ बॉडी। डीसेलरेट इज़ जस्ट ऑपोजिट टू एक्सिलरेशन। क्या होता है, डीसेलरेट का मतलब होता है स्पीड का घटना, स्पीड कैसे घट रहा है, दैट इज़ डीसेलरेशन। तो फोर्स क्या कर सकता है, किसी भी बॉडी का स्पीड बढ़ा भी सकता है, फोर्स किसी भी बॉडी का स्पीड को घटा भी सकता है। तो फोर्स कैन एक्सिलरेट अ बॉडी, फोर्स कैन डीसेलरेट अ बॉडी। और थर्ड क्या है, फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ द मूविंग बॉडी। फोर्स क्या कर सकता है, किसी भी मूविंग बॉडी का डायरेक्शन को भी चेंज कर सकता है। कैसे, जैसे बैट से जब बॉल को हिट करते हैं तो बॉल अगर इस डायरेक्शन में आ रहा होता है और इधर बैट से क्या करते हैं, फोर्स लगाते हैं उस बॉल पे और उसको हिट करते हैं, तो उसका क्या हो जाता है, डायरेक्शन चेंज हो जाता है। दैट इज़ द एग्जाम्पल ऑफ हाउ फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ द मूविंग बॉडी। इसके और भी बहुत सारे इफेक्ट्स हैं, जैसे फोर्स कैन चेंज द साइज ऑफ द बॉडी, शेप ऑफ द बॉडी, और फोर्स कैन मेक द बॉडी मूव और मेक द मूविंग बॉडी एट रेस्ट। तो ये सब भी एग्जाम्पल्स है कि व्हाट डिड सर आइजैक न्यूटन ऑब्जर्व। सर आइजैक न्यूटन ने ये इन सारी चीज़ों को ऑब्जर्व किया फोर्स के बारे में। ठीक है, सो नाउ लेट्स स्टार्ट विद द मोस्ट इंटरेस्टिंग एंड इम्पॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस लेक्चर, दैट इज़ लॉज ऑफ मोशन। न्यूटन का लॉज, जो मोशन का उनका लॉज है वो। तो पहला लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन विच इज़ ऑल्सो नोन एज लॉ ऑफ इनर्शिया। लॉ ऑफ इनर्शिया, इसमें हमें पहले जानना होगा कि इनर्शिया क्या होता है। इनर्शिया मतलब होता है कि कोई भी बॉडी है या कोई भी ऑब्जेक्ट है वो मोशन में ही रहना चाहेगा, या फिर अगर वो रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहना चाहेगा, अनलेस एंड अनटिल एन एक्सटर्नल एंड एन अनबैलेंस्ड फोर्स हिट्स ऑन इट और ऑकर्स ऑन इट। मतलब कोई एक्सटर्नल और अनबैलेंस्ड, अनबैलेंस्ड क्यों, देखिए ऐसे समझते हैं, कोई एप्पल है, ठीक है, कोई एप्पल को अगर हम टेबल पे रखें, जैसे ये एक टेबल है, ठीक है, इसमें एक एप्पल रखा हुआ है, ठीक है, ये एक एप्पल रखा हुआ है, डोंट गो विथ माई ड्राइंग प्लीज़। तो ये एक एप्पल रखा हुआ है और इसमें क्या कोई फोर्स लग रहा है, क्या इस एप्पल में किसी भी तरीके का कोई फोर्स लग रहा है, बिल्कुल लग रहा है। क्या लग रहा है, एक इधर ऊपर के डायरेक्शन में नॉर्मल फोर्स लग रहा है और एक इधर नीचे के डायरेक्शन में mg जो ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है। ठीक है, ये तो लग रहा है, ये फोर्स लग रहा है, लेकिन फिर भी स्टिल ये एप्पल मूव नहीं कर रहा, नहीं कर रहा ना, फोर्स तो लग रहा है लेकिन ये स्टिल एप्पल स्टिल मूव नहीं कर रहा। क्यों, बिकॉज ये नॉर्मल और ग्रेविटेशनल फोर्स जो है ये दोनों बैलेंस्ड फोर्स है। मतलब जितना अमाउंट ऑफ इधर लग रहा है फोर्स उतना ही अमाउंट ऑफ फोर्स इधर भी लग रहा है। दोनों का फोर्स का जो मैग्नीट्यूड है वो इक्वल है, अलग अलग नहीं है। लेकिन वही अगर एक तरफ ज़्यादा फोर्स लग जाए, एक तरफ कम फोर्स लग जाए, देन वो फोर्स कंसिडर किया जाएगा। तो इसका क्या होता है, पहला लॉ ऑफ मोशन में बोलते हैं कि एफ नेट जो है वो ज़ीरो होना चाहिए। एफ नेट का मतलब क्या है, जो टोटल फोर्स एक्टिंग ऑन दैट बॉडी, दैट इज़ एफ नेट। नेट फोर्स जो होगा उस बॉडी पे ज़ीरो होना चाहिए। ठीक है, तो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन बोलता है कि अ बॉडी वॉन्ट्स टू बी इन द स्टेट ऑफ रेस्ट or in motion unless and until an external and an unbalanced force acts upon it। कोई एक्सटर्नल या अनबैलेंस फोर्स जब तक उस पर एक्ट नहीं कर रहा, जब तक उस बॉडी पे एक्ट नहीं कर रहा, तब तक बोलेंगे कि वो बॉडी मोशन में है तो मोशन में ही रहेगा और अगर रेस्ट में है तो
रेस्ट में ही रहेगा। इस एग्जाम्पल से समझ आ रहा, फोर्स तो एक्ट करता है ऑब्वियसली। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट कहीं भी है तो उस ऑब्जेक्ट पे अगर हम इसको ऐसा एक टेबल पे भी रख दे तो इस ऑब्जेक्ट पे भी फोर्स एक्ट करेगा, एक नॉर्मल फोर्स, एक mg फोर्स, ये हमेशा एक्ट करेगा। लेकिन ये जो है ये मूव नहीं करेगा, ये पेन मूव नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा मूव? बिकॉज इस पे जो फोर्स लग रहा है नॉर्मल और mg वो बैलेंस्ड फोर्स है, अनबैलेंस्ड फोर्स नहीं है। तो जब तक कोई अनबैलेंस्ड फोर्स किसी भी बॉडी पे एक्ट नहीं करता तब तक वो अगर मोशन में है तो मोशन में रहेगा और अगर रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहेगा। ठीक है, तो ये है न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। क्या है? एन ऑब्जेक्ट एट रेस्ट रिमेन्स एट रेस्ट एंड एन ऑब्जेक्ट इन मोशन रिमेन्स इन मोशन एट कॉन्स्टेंट स्पीड एंड इन अ स्ट्रेट लाइन अनलेस एक्टेड ऑन बाय एन अनबैलेंस्ड फोर्स। मतलब अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है तब तो वो रेस्ट पे ही रहेगा, लेकिन अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है तो वो मोशन में ही रहेगा विथ कॉन्स्टेंट स्पीड। उसका स्पीड भी कांस्टेंट रहेगा, उसका स्पीड भी चेंज नहीं करेगा। स्पीड चेंज करना मतलब बॉडी का एक्सीलरेट होना, और एक्सीलरेशन क्यों होता है? फोर्स की वजह से होता है। अब हमें फोर्स जो लगाना है वो अनबैलेंस्ड फोर्स नहीं लगाना, इसीलिए कोई ऑब्जेक्ट अगर मोशन में है तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन वो ऑब्जेक्ट मोशन में ही रहेगा विथ कॉन्स्टेंट स्पीड एंड इन अ स्ट्रेट लाइन अनलेस एक्टेड ऑन बाय एन अनबैलेंस्ड फोर्स। जब तक उसमें कोई किसी तरीके का अनबैलेंस फोर्स नहीं होता तब तक वो रेस्ट पे है तो रेस्ट पे रहेगा, मोशन में है तो मोशन में रहेगा इन अ कांस्टेंट स्पीड एंड इन अ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, क्लियर है फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। जैसे ये हो गया, ये बॉल क्या है? ये बॉल मूव कर रहा है तो ये मूव ही करता रहेगा, ये बॉल रेस्ट पे नहीं आएगा जब तक इसमें किसी भी तरीके का एक्सटर्नल और अनबैलेंस्ड फोर्स ना लगाया जाए। ठीक है, तो न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्लियर है। अब हम देखेंगे न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। ठीक है, न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन को लॉ ऑफ एक्सीलरेशन भी कहते हैं। अभी ये जितना भी चीज़ लिखा है इसको छोड़ते हैं, थोड़ा सा बेसिक समझते हैं। न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन बेसिकली क्या होता है? फोर्स इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सीलरेशन। ये है न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। लेकिन ये जो है ये एक पर्टिकुलर केस है। न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन का ये जो F इज इक्वल्स टू ma है ये एक पर्टिकुलर केस है। जो एक्चुअल में न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन है वो है रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम इज इक्वल टू फोर्स अप्लाइड। ठीक है, ये है एक्चुअली न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। अब मोमेंटम क्या होता है? मोमेंटम होता है मास इनटू वेलोसिटी। ठीक है, रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम, इसका क्या मतलब हुआ? डेल पी। मोमेंटम को हम लोग पी से डिनोट करते हैं, तो डेल पी अपॉन डेल टी इज इक्वल्स टू फोर्स। बेसिकली ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स होता है, लेकिन फिर वो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट लगता है कि जिसका वैल्यू 1 आ जाता है, तो इसीलिए डेल पी बाई डेल टी इज इक्वल्स टू फोर्स। ये है न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। अब इसको ऐसे समझते हैं, कोई एक ऑब्जेक्ट है, इसका मास m है और इनिशियली इसका वेलोसिटी u है। फिर कुछ देर बाद हम इसमें एक फ़ोर्स अप्लाइड किए F, कितने टाइम तक? t टाइम तक। अगर हम उसमें एक फ़ोर्स अप्लाइड किए तो लास्ट में इसका वेलोसिटी v होता है, मास m। तो चेंज इन मोमेंटम, मोमेंटम क्या है? मास इनटू वेलोसिटी। अगर हम इसका मोमेंटम, इनिशियल मोमेंटम निकालें pi, तो वो क्या होगा? mu, और pf फाइनल मोमेंटम निकाले तो mv, ये होगा। अब चेंज इन मोमेंटम हम निकाल रहे हैं, तो चेंज इन मोमेंटम क्या हो जाएगा? डेल p, मतलब p फाइनल माइनस p इनिशियल अपॉन t, ये हो जाएगा। f इज इक्वल्स टू p फाइनल क्या है? mv माइनस mu इनिशियल और अपॉन t। अब इसमें क्या करेंगे हम? m कॉमन हो जाएगा, v माइनस u अपॉन t। अब देखो ये जो v माइनस u अपॉन t है ये क्या है? ये है एक्सीलरेशन। तो फोर्स क्या हो गया? तो F इज इक्वल्स टू क्या हो गया? m, और ये क्या है टोटल? ये है एक्सीलरेशन, F इज इक्वल्स टू ma। तो ये है एक्चुअल न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, और वहाँ से हम क्या लाएं? ये F इज इक्वल्स टू ma। ये है आपका एक पर्टिकुलर केस।
ये केस क्या है, पर्टिकुलर जो केस है वो केस क्या है, वो केस ये है कि देखो इसमें क्या हो रहा है, इसमें हम यहाँ भी m ले रहे हैं मास और यहाँ भी m ले रहे हैं मास, यहाँ पे मास चेंज नहीं हो रहा। जब अगर मास चेंज हो जाएगा तो क्या उसमें ये वाला फॉर्मूला काम आएगा, नहीं आएगा। ठीक है, तो न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन में ये जो F इक्वल टू ma है वो तब लेते हैं जब किसी भी बॉडी का मास कांस्टेंट रहता है, मास चेंज नहीं करता। अगर मास चेंज कर जाएगा देन वी कैन नॉट यूज़ दिस फॉर्मूला। ठीक है, तो ये समझ आया कि फोर्स इज इक्वल्स टू ma जो है वो सेकेंड लॉ ऑफ मोशन का एक पर्टिकुलर केस है। वो केस क्या है कि जब ऑब्जेक्ट का जो मास है वो कांस्टेंट रहे, उसका मास चेंज नहीं हो। लेकिन क्या ये हमेशा सही होता है? क्या हमेशा ऑब्जेक्ट का मास सेम रहता है, उसका मास चेंज नहीं करता है? थोड़ा सा इसको समझते हैं ऐसे। जैसे देखो F इज इक्वल्स टू ma, राइट, ये तो एक पर्टिकुलर केस है। जो न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन होता है वो होता है डेल्टा p अपॉन डेल्टा t, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। ठीक है, एक बहुत ही प्रोमिनेंट सा एग्जांपल है कि जब रॉकेट लॉन्च होता है, ठीक है, ये रॉकेट है, जब ये लॉन्च होता है, रॉकेट लॉन्च में इसमें क्या होता है कि इधर से एग्जॉस्ट गैस होता है, इधर से बहुत सारा गैस, ह्यूज अमाउंट ऑफ गैस रिलीज़ करता है रॉकेट लॉन्चिंग के टाइम में। तो इधर क्या है, ये एग्जॉस्ट गैस बहुत सारा रिलीज़ करता है। तो इसमें क्या होता है, जब जब रॉकेट लॉन्च होना स्टार्ट होता है, इनिशियली उसका स्पीड, उसका मास m तो रहता है, लेकिन धीरे धीरे करके यहाँ से बहुत सारा फ्यूल रिलीज़ हो रहा है इन द फॉर्म ऑफ गैस। तो वो इसका मास क्या करेगा, इसका मास को थोड़ा सा डिक्रीज़ कर देता है। मान लो वो मानते हैं m0 कि उसका मास डिक्रीज़ होके m0 हो गया। तो क्या इस केस में हम लोग F इक्वल टू ma का यूज़ कर सकते हैं? उसमें क्या था कि डेल p अपॉन डेल t, तो मास फाइनल mv माइनस मास इंटू u बाई t। तो इसमें हम लोग m को कॉमन ले लेते थे और फिर v माइनस u अपॉन t लिखते थे। लेकिन यहाँ पे क्या, इस वाले केस में, रॉकेट लॉन्चिंग वाले केस में हम लोग इस m को कॉमन ले सकते हैं? नहीं, इसमें दोनों m चेंज हो जाएगा, तो इसमें कॉमन नहीं होगा। तो उस केस में क्या होगा, उस केस में न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन ये होगा, F इज इक्वल्स टू डेल पी अपॉन डेल टी। ये तो बहुत ही कॉमन सा केस हो। तो न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन क्या हुआ, न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन होता है F इज इक्वल्स टू ma इन अ पर्टिकुलर केस व्हेन मास इज कांस्टेंट। लेकिन जब मास कांस्टेंट नहीं होगा, व्हेन मास इज नॉट कांस्टेंट, जब मास कांस्टेंट नहीं होगा तो F इज इक्वल्स टू डेल्टा P अपॉन डेल्टा T। ये होगा न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, जिसका एक एग्जांपल हमने देखा रॉकेट प्रपल्शन वाला। जब रॉकेट लॉन्च होता है तो उसका मास क्या होता है, उसका मास चेंज हो जाता है। तो ये हो गया न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। ये क्लियर है? तो न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन इज फोर्स इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम पर चेंज इन टाइम। मोमेंटम चेंज होता है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, दैट इज न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। जैसे ये देखो, इसमें भी वही जो मैंने अभी बताया कि इसमें क्या हो रहा है, किसी टाइम t1 में इसका वेलोसिटी v1 है और मास m1 है। जब ये कुछ दूर ट्रैवल किया तो, और जब इनिशियली ये था, इनिशियली क्या था, टाइम t0 पे इसका वेलोसिटी v0 था और मास m0 था। मतलब इनिशियली किसी बॉडी का, ये देखो ऐसे लिखते हैं, यहाँ इनिशियल, यहाँ फाइनल। ठीक है, ऐसे देखते हैं, ये हो गया इनिशियल, ये हो गया फाइनल। इनिशियली मान लेते हैं स्पीड u है, टाइम t है और मास m1 है। ठीक है, जब कुछ दूर वो ट्रैवल किया, रॉकेट का एग्जांपल से समझते हैं, जब वो कुछ दूर ट्रैवल करेगा तो उसका मास थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। तो उसका मास मानते हैं m2 और ये v और टाइम t। तो हम क्या देखे थे कि फोर्स इज इक्वल्स टू डेल्टा p अपॉन डेल्टा t।
t, rate of change of momentum. What is p? मास इंटू वेलोसिटी. p क्या है? मास इंटू वेलोसिटी है. तो f इज इक्वल्स टू चेंज ऑफ मोमेंटम का मतलब क्या हो गया? मोमेंटम फाइनल माइनस मोमेंटम इनिशियल अपॉन t. फाइनल मोमेंटम क्या होगा? m2 इंटू v और इनिशियल मोमेंटम क्या होगा? m1 इंटू u और टाइम क्या है? t. तो अब क्या इसमें m2 और m1 को हम कॉमन ले सकते हैं? नहीं ले सकते, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है? मास भी बॉडी का चेंज हो जा रहा है, तो इसीलिए हम ये m2 और m1 को कॉमन नहीं ले सकते. तो इस केस में जो फोर्स होगा वो यही हो जाएगा, m2v माइनस m1b v अपॉन t. इस केस में न्यूटन का सेकेंड लॉ ऑफ मोशन यही होता है. ठीक है, क्लियर है न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन. तो अब हम देखते हैं न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन. न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन को हम लोग लॉ ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन भी बोलते हैं. जैसे इसका सबसे प्रोमिनेंट सा एग्जांपल जो सारे टीचर्स हमें क्या देते हैं कि अगर मैंने तुम्हें एक थप्पड़ मारा तो तुम्हारे गाल पर जितना फोर्स पड़ेगा उतना ही फोर्स मेरे हाथ पर भी पड़ेगा. तो एक एग्जाम्पल से समझते हैं. जैसे ये एक ब्लॉक है, ठीक है, जिसका मास है m. ये एक टेबल पे या कहीं भी एक ब्लॉक रखा हुआ है, तो इसमें कौन कौन सा फोर्सेस एक्ट कर रहा है? इसमें जो फोर्सेस एक्ट कर रहा है, एक होगा mg जो नीचे ग्रेविटेशनल फोर्स, और एक इसमें परपेंडिकुलरली लगेगा जो होगा नॉर्मल फोर्स. ठीक है, ये दोनों फोर्सेस एक्ट कर रहा है. तो अब आप मुझे ये बताइए कि क्या ये जो सिस्टम है, ये जो सिस्टम बना हुआ है, ये न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन को जस्टिफाई कर रहा है? क्या ये नॉर्मल फोर्स और ये mg फोर्स दोनों एक्शन रिएक्शन का पेयर बोल सकते हैं कि ये दोनों फोर्सेस एक्शन रिएक्शन के पेयर हैं? नहीं बोल सकते हैं. क्यों नहीं बोल सकते? क्योंकि न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन बोलता है कि जो एक्शन रिएक्शन फोर्स होगा, इसमें पहला कंडीशन कि दोनों फोर्स अलग अलग बॉडीज़ में एक्ट करनी चाहिए. पहला कंडीशन क्या बोलता है कि फोर्सेस एक्ट ऑन डिफरेंट बॉडीज़. अलग अलग बॉडीज़ में फोर्सेस एक्ट होने चाहिए. जैसे मैंने बताया कि थप्पड़ मारने पर एक गाल है और एक हाथ है, ये अलग अलग बॉडीज़ पे फोर्सेस एक्ट कर रही हैं. इसमें क्या हो रहा है? इसी ब्लॉक पे दोनों फोर्स हो रहा है. ये नॉर्मल फोर्स भी इसी ब्लॉक पे है और ये mg फोर्स भी इसी ब्लॉक पे लग रहा है. तो ये एक्शन रिएक्शन का एग्जाम्पल नहीं है. दूसरा क्या कंडीशन होना चाहिए कि जो फोर्सेस होते हैं वो दोनों फोर्सेस, जो पेयर ऑफ फोर्सेस हैं इसमें, वो दोनों फोर्सेस सेम नेचर के होने चाहिए. फोर्सेस शुड बी ऑफ सेम नेचर. सेम नेचर के फोर्सेस होने चाहिए. तो क्या ये नॉर्मल फोर्स और ये mg फोर्स सेम नेचर का फोर्स है? नहीं, ये है नॉर्मल फोर्स और ये है ग्रेविटेशनल फोर्स. दोनों फोर्सेस का नेचर अलग अलग है. तो इस वाले एग्जाम्पल को हम एक्शन रिएक्शन फोर्स नहीं बोल सकते. और तीसरा तो सबसे बेसिक रूल है कि फोर्सेस क्या होते हैं? हमेशा पेयर में ही एक्ट करते हैं. फोर्स अकेला कभी नहीं होता. अगर मैं आप पे किसी भी तरीके का फोर्स लगा रही हूँ तो आप भी मुझ पर उतना ही अमाउंट ऑफ ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाएंगे. तो फोर्सेस क्या होंगे? हमेशा ऑपोजिट डायरेक्शन में और पेयर में एग्जिस्ट करते हैं. ठीक है, क्लियर है न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन. न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन होता है फॉर एवरी एक्शन देयर इज़ एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन, जिसमें फोर्सेस अलग अलग बॉडीज़ पे होनी चाहिए और फोर्सेस का नेचर सेम होना चाहिए. ठीक है, क्लियर है. तो आज के लेक्चर में हम समझे कि फोर्स क्या होता है, मोशन क्या होता है, आइजैक न्यूटन ने क्या क्या ऑब्जर्व किया था और उनके लॉज देखें. न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन जिसको लॉ ऑफ इनर्शिया भी बोलते हैं, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन जिसको लॉ ऑफ एक्सीलरेशन भी बोलते हैं, और थर्ड लॉ ऑफ मोशन जो एक्शन रिएक्शन लॉ है. ठीक है, तो आई होप आप लोगों को ये सारा टॉपिक्स क्लियर होगा. अगर क्लियर नहीं है तो आप लोग कमेंट सेक्शन पर पूछिए, क्या डाउट है हम उसे क्लियर करेंगे. थैंक यू.